हेलो बच्चों, वेलकम टू कंपटीशन फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ देखा था और उसके रेंजेस देखे थे और उसमें हमने और भी टॉपिक्स पढ़े थे जैसे मैग्नीफिकेशन और बहुत सारे हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। और इस लेक्चर में हम मेजरमेंट ऑफ मास एंड टाइम के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। तो देखिए, मास जो है, मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसका मतलब है कि ये मैटर का इतना बेसिक प्रॉपर्टी है कि ये किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, लोकेशन। तो इसका मतलब समझते हैं। एक मास ले लीजिए, मान लीजिए वो 1 केजी का कोई एक मास आप ले लीजिए, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हो चाहे 100 डिग्री सेल्सियस है, उसका मास हमेशा 1 केजी ही रहेगा। प्रेशर की बात करते हैं। अगर लो प्रेशर में भी अगर ये बॉडी को अगर रख देंगे हम, या हाई प्रेशर में भी अगर इस बॉडी को हम रख देंगे, या कितना भी प्रेशर में हम रख देंगे, तो मास उसका चेंज नहीं होगा। फिर लोकेशन, आप चाहे इंडिया में उस बॉडी को रखिए, चाहे इंग्लैंड में उस बॉडी को रखिए, या आप स्पेस में रखिए। स्पेस में भी अगर उस बॉडी को लेके चले जाएंगे तो भी यहाँ पर भी आप इंडिया में भी 1 केजी रहेगा, इंग्लैंड में भी 1 केजी रहेगा और स्पेस में भी वो 1 केजी का ही रहेगा। मास किसी मैटर का ऐसा बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये किसी भी चीज़ जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, लोकेशन, इस पे चेंज नहीं होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है मास का? एसआई यूनिट इज केजी, किलोग्राम। तो 1 केजी हम किसको कहते हैं? तो 1 केजी जो है एक प्रोटोटाइप है। तो इंडिया में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, फिजिकल लेबोरेटरी। यहाँ पे 1 केजी का प्रोटोटाइप रखा हुआ है। इनफैक्ट वर्ल्ड के हर कंट्री में 1 केजी का एक प्रोटोटाइप रखा हुआ रहता है, जो कि वहाँ का स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है और उसी यूनिट को एग्जैक्ट 1 केजी माना जाता है। जनरली हम केजीज में ही किसी चीज़ को नापते हैं, जैसे किसी का वेट होगा 70 केजी, 80 केजी, कुछ भी वेट हम लोग नापते हैं तो वो केजी में ही नापते हैं। इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे सन, मून, इनका भी अगर वेट हम लोग देखते हैं तो केजी के रिस्पेक्ट में ही हम उसको बताते हैं। लेकिन अगर बहुत छोटे, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, उनका वेट अगर हमको नापना है, तो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में जैसे क्या हो सकते हैं? इनफैक्ट न्यूक्लियर पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एट्सेट्रा, इन सब का अगर मास हमको मेज़र करना है तो केजी है, इट विल बी वेरी इनकन्वीनियंट। तो उसके लिए हम एक बहुत छोटा यूनिट, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, और इसका सिंबल हम बोलते हैं स्मॉल यू। तो ये यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट ये क्या होता है? 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 of mass of an atom of carbon 12 isotope, including its electrons। तो कार्बन 12 आइसोटोप जो होता है, उसका जो एक एटम है, उस एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद जो मास उसका आता है, उसका 1/12 अगर हम कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। और यूनिफाइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। देखिए, एक एटम अगर मान लीजिए C12 का एटम लेंगे तो एक न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑर्बिट में। तो इस पूरे एटम को अगर हम ले रहे हैं उसका मास, और उसका 1/12 अगर हम कर दें तो 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट आता है। तो ये कितना आता है?
इसका आता है वेट 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये आप देख लीजिए 1 एटॉमिक मास यूनिट, 2 एटॉमिक मास यूनिट, किसी मॉलिक्यूल का 5 एटॉमिक मास यूनिट भी वेट हो सकता है, तो उसको केजी में रिप्रेजेंट करना बहुत कम्बरसम होगा, इसलिए हम इसको यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। तो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट में देखिए बेसिकली हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा वेरी स्मॉल मासेस, जैसे हमने देखा एटम्स, मॉलिक्यूल्स एट्सेट्रा। दूसरा हो गया कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, जैसे हमें किसी का वेट नापना है, किसी आदमी का वेट नापना है, या हमें आसपास जो कोई सामान ख़रीदना है, इन टाइप की चीज़ों को जो कॉमनली जो हमारे स्केल की चीज़ें हैं वो कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका। और थर्ड होता है वेरी लार्ज मासेस, जैसे सन, प्लैनेट्स एट्सेट्रा। तो इनको कैसे मेज़र करते हैं, इसको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस इनका मेथड क्या यूज़ करते हैं बस हमें पता होना चाहिए, इसलिए इसको देख लेते हैं। वेरी स्मॉल मासेस को अगर हम मेज़र करना होता है तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ यूज़ करते हैं, और उसका प्रिंसिपल ये होता है कि जो रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कॉमनली यूज ऑब्जेक्ट्स को हम बेसिकली कॉमन बैलेंस या स्प्रिंग बैलेंस, इन सब मेथड से यूज़ करते हैं। फिर वेरी लार्ज मासेस, अब वेरी लार्ज मासेस जैसे सन, प्लैनेट है, इनको तो हम ना मास स्पेक्ट्रोमीटर से देख सकते हैं ना कॉमन बैलेंस यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे हेल्प करता है ग्रेविटेशनल मेथड्स। ग्रेविटेशनल मेथड्स में फिर हम ऑर्बिट्स देखते हैं किसी बॉडी का, और किसके अगेंस्ट वो मूव कर रहा है, किस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, वहाँ से उसका टाइम पीरियड देखते हैं, और बहुत सारे पैरामीटर्स देख के हम ग्रेविटेशनल मेथड्स को लगा के फिर वहाँ से वेरी लार्ज मासेस को डिड्यूस करते हैं। तो ये हमारा हो गया मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास। नेक्स्ट है रेंज ऑफ मासेस। तो रेंज ऑफ मासेस भी हम देखना चाहेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना कम से कम हो सकता है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम मास का जो रेंज है वो कितना दूर तक जाता है। तो हम देखेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 10⁻³ kg के रेंज में, और मास ऑफ होल यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें हैं उसका मास अगर हम देखना चाहेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली इन द रेंज आता है 10⁻55 kg। जस्ट एक फील लेने के लिए आप समझ सकते हैं कि होल यूनिवर्स और एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा से छोटा जो पार्ट हम मेज़र कर पा रहे हैं उसका मास, और जो होल यूनिवर्स का मास जो है वो कितना टाइम्स है एक दूसरे के। अब आगे देखते हैं मेज़रमेंट ऑफ टाइम। मेज़रमेंट ऑफ टाइम में हम कोई भी टाइम को कैसे मेज़र कर सकते हैं। जैसे बोला जाता है कि समय कब से है कोई नहीं जानता है, तो हम एक्चुअली में टाइम को मेज़र नहीं करते, हम टाइम के इंटरवल को मेज़र करते हैं। आइंस्टीन का बहुत फेमस कोट है कि टाइम इज सिंपली व्हाट अ क्लॉक रीड्स। Any phenomena that repeats itself after equal intervals of time can be used as a time standard। तो कोई भी फिनोमिना अगर अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट कर रही है तो उसको हम टाइम स्टैंडर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं, या उसको हम एक क्लॉक की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे कैसे फिनोमिना हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा। तो नेचर में हमने देखना चालू किया तो हम देखेंगे कि जैसे हार्ट है, एक एवरेज हार्ट जो है 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। तो अगर एक एवरेज अगर हम ले रहे हैं तो जनरली 72 टाइम्स धड़कता है। तो ये भी एक इंटरवल है, इक्वल इंटरवल
में अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये भी एक तरह से हम इसको भी एक टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हैं। तो ऐसे देखने पे बहुत सारे एग्जांपल्स हमको दिखेंगे, तो जस्ट हम उसको नोट डाउन करते हैं। जैसे अलग अलग टाइम फिनोमिना क्या हो सकते हैं, अलग अलग फिनोमिना जो अपने आप को रिपीट करते हैं क्या हो सकते हैं, जैसे बीटिंग ऑफ ए हार्ट, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। देखिए पेंडुलम भी है तो वो भी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट करता है। फिर रिवॉल्यूशन या रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। फिर उसी तरह रोटेशन और रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। तो इसी तरह और अगर हम देखना चाहेंगे तो एक होता है पीरियोडिक वाइब्रेशन इन सीजियम 133 एटम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो फिनोमिना अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करते हैं। अब इसमें देखिए सारे एक जैसे एक्यूरेट नहीं है। जैसे बीटिंग ऑफ द हार्ट है, ये किसी पर्सन का, जैसे एक आदमी है उसका हार्ट 72 बीट्स पर मिनट हो सकता है, कोई दूसरा आदमी है उसका 80 बीट्स पर मिनट हो सकता है, तो ये उतना एक्यूरेट हम नहीं मान सकते हैं। ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम वो भी डिफ़र करेगा, किस इन्वायरमेंट में हम कर रहे हैं वो भी डिफ़र करेगा, या किस मीडियम में कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। रिवोल्यूशन या रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन है, ये भी हम ले सकते हैं, लेकिन इसका भी एक अगर स्टैंडर्ड बनाना चाहें तो वो भी थोड़ा सा कम्बरसम होगा। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे और पाया कि पीरियोडिक वाइब्रेशन इन सीजियम 133 एटम ये वेरी एक्यूरेट होता है। वेरी एक्यूरेट का मतलब होता है इसका जो डेविएशन होता है, डेविएशन इज वेरी लेस। वेरी लेस का मतलब इसको अगर हम एक्चुअल सेंस में अगर देखना चाहेंगे तो अनसर्टेनिटी जो होता है इसमें टाइम रियलाइजेशन, तो इसका हम देखते हैं अनसर्टेनिटी इन टाइम रियलाइजेशन इज ±10⁻⁻13। इसका मतलब है 1 इन 10⁻13। 10⁻13 में एक पार्ट इसमें एरर आता है, तो ये इतना एक्यूरेट होता है और इसीलिए इसको हम एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं। एटॉमिक क्लॉक या सीजियम क्लॉक या सीजियम क्लॉक भी बोलते हैं। और ये जो अनसर्टेनिटी आता है, ये जो अनसर्टेनिटी हमको दिख रहा है, अगर हम पूरा एक साल मेज़र करें तो 1 ईयर में ये 3 माइक्रोसेकंड इतना ही मैक्सिमम एरर इसमें आ सकता है। तो मैक्सिमम गेन और लॉस टाइम का जो होगा एक साल में वो 3 माइक्रोसेकंड का ही हो सकता है इसमें, इतना एक्यूरेट है। इसलिए ये मेज़रमेंट ऑफ टाइम बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है और इसको ही हम स्टैंडर्ड ऑफ टाइम मानते हैं। तो SI यूनिट टाइम का होता है सेकंड, और इसको जो हम मेज़र करते हैं वो हम सीजियम क्लॉक से मेज़र करते हैं, सीजियम क्लॉक। अब ये सीजियम क्लॉक इंडिया में कहाँ पे है, तो इंडिया में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में ये एक सीजियम क्लॉक का प्रोटोटाइप रखा हुआ है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सीजियम क्लॉक जो एरर का इसका मार्जिन होता है इतना कम होता है और वो इतना एक्यूरेट होता है कि वो एक सेकंड का, अगर आप खुद सोचिए, इतना एक्यूरेट है कि वो एक ईयर में मैक्सिमम जो लॉस है 3 माइक्रोसेकंड का या मैक्सिमम गेन है 3 माइक्रोसेकंड का ही इसमें आ पाता है। तो एक सेकंड का मेज़रमेंट करने में कितना वो एरर दे पाता होगा, इतना एक्यूरेट मेज़रमेंट करता है कि छोटे से छोटे फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकंड को भी बहुत एक्यूरेटली मेज़र कर सकता है। इस प्रॉपर्टी के कारण ही जो हम
मीटर का कैलकुलेशन करते हैं कि 1 मीटर किसको बोलते हैं, एक्यूरेटली मेज़र करने के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। आइए बताते हैं कैसे। देखिए, हम जानते हैं कि लाइट है, उसका स्पीड होता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, जो कि हम जनरली लिख देते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका एक्चुअल जो वैल्यू होता है वो होता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये होता है कि 299,792,458 मीटर एक सेकेंड में लाइट जा रहा है। तो 1 मीटर 1/299,792,458 सेकेंड में जाएगा। तो ये 1 मीटर मेज़र करने के लिए लाइट अगर 1/299,792,458 सेकेंड का अगर फ्रैक्शन हमको निकाल पाते हैं या मेज़र कर पाते हैं, और लाइट उस ड्यूरेशन में कितना दूर जाती है वो हमको 1 मीटर का डिस्टेंस दे देगा। तो ये जो सेकंड का फ्रैक्शन है ये हम सीजियम क्लॉक से मेज़र कर सकते हैं। इतना एक्यूरेट होता है सीजियम क्लॉक कि हम ये सेकंड का इंटरवल भी कैलकुलेट कर पाते हैं, और ये कैलकुलेट करने के कारण ही हम ये 1 मीटर एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाएंगे। और ये 1 मीटर जो है SI यूनिट का, यही मेथडोलॉजी से हम SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस भी मेज़र कर पाते हैं। तो आप समझिए कि ये सीजियम क्लॉक का जो लीस्ट काउंट इतना अच्छा होता है कि उससे हम दूसरा एक फंडामेंटल यूनिट है उसका मेज़रमेंट हम इसी मेथड से, इसी के यूज से हम कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रेंज ऑफ टाइम। तो टाइम का भी रेंज क्या हो सकता है? मैंने बताया कि टाइम इंटरवल हम लोग जनरली नापते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम आज तक जो टाइम है वो कितना रहा होगा। जो सबसे मिनिमम टाइम होता है, सबसे अनस्टेबल यूनिट होगा कोई भी चीज़, तो लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल। तो मोस्ट अनस्टेबल है मतलब ये बहुत छोटा टाइम होगा, तो ये होता है 10⁻⁻24 सेकेंड। और सबसे बड़ा टाइम जो हम लोग अपने इमेजिन कर सकते हैं वो होता है लाइफ ऑफ या एज ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का आज तक जो भी लाइफ, जो भी जब से यूनिवर्स का जन्म हुआ है, तो वो हमने देखा 10⁻17 सेकेंड्स के आसपास होगा। ये 10⁻17 सेकेंड्स आप जो देख रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा कि 10⁻17 सेकेंड्स ही तो है। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये इनफैक्ट बिलियंस में जाता है, बिलियंस ऑफ ईयर्स ये है। तो ये हमने रेंज ऑफ टाइम भी देख लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेज़रमेंट ऑफ मास, उसका रेंज कितना वेरी करता है, मेज़रमेंट ऑफ टाइम, उसका रेंज कितना वेरी करता है, ये हमने स्टडी किया। अभी के लिए ये क्लास ख़त्म करते हैं, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब कंपटीशन फिजिक्स।